हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के वीडियो नंबर 9 है। जिस क्लास में आज आप सीखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल का विद्युतवाहक बल क्या है। उसके बाद आज आप सीखेंगे खुला सेल का विद्युतवाहक बल क्या है, डेनियल सेल का निरूपण किस प्रकार करते हैं हम लोग। फिर आप सीखेंगे कि किसी भी सेल की अभिक्रिया को किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप जानेंगे कि नरनस्ट समीकरण क्या है और डेनियल सेल के लिए नरनस्ट समीकरण क्या है। तो आइए आज की इस क्लास में जो है हम इन तीनों टॉपिक्स को जो है सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल जो है उसका विद्युतवाहक बल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल का जो है विद्युतवाहक बल क्या है, तो आइए जानते हैं। हमने के जो है पीछे वाले क्लास में पढ़ के आए हैं कि जिस बिलियन में, जैसे कहे का मतलब ZnSO4 है आ ZnSO4 में जो है Zn के छड़ डाले हैं, तो एकरा से Zn से क्या हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हुआ है आ इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड की ओर जाता है। आ CuSO4 में जो है Cu के इलेक्ट्रोड डाले हैं, छड़ डाले हैं, तो ई जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है आ Na से जो है विद्युत धारा Na आता है। ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। आपसे प्रश्न पूछा है कि विद्युत रासायनिक सेल का विद्युतवाहक बल किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के बीजगणितीय योगफल को विद्युत रासायनिक सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। फिर से तनी सुन लीजिए, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के बीजगणितीय योगफल को क्या कहते हैं, तब विद्युत रासायनिक सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न खटक गया है, जानते हैं का सर ये ऑक्सीकरण विभव का है, ताइए हम आपको बताते हैं। ये एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे आप जानते हैं कि एनोड पे ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के समय क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो जब एनोड पे ऑक्सीकरण होता है तो उस समय जो इस पे विभव होता है, याद रखे तनी हम क्या बोल रहे हैं। एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण होते समय जब इस पे जितना विभव होता है उसी विभव को हम लोग कहते हैं अवकरण विभव। कैथोड पे अवकरण होता है इस समय जब इस पे जो भी विभव होगा उस विभव को हम लोग कहेंगे अवकरण विभव। फिर से एक बार, एनोड है, एनोड पे ऑक्सीकरण होते समय जितना इस पे विभव होगा उसी को ऑक्सीकरण विभव। कैथोड पे अवकरण होते समय जितना इस पे विभव होगा उसे हम लोग अवकरण विभव कहेंगे। जब ये दोनों विभव के मान को हम लोग जोड़ देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे विद्युत सेल का विद्युतवाहक बल। अब कहेंगे कैसे, देखिए इसका जो है ऑक्सीकरण विभव हम लिखे हैं ELR Zn, और Zn जो है अपने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो ई जो है ऑक्सीकरण विभव है। Cu दो अपन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ई Cu बना है, इस पे अवकरण विभव हुआ है। अभी दोनों को तनी जोड़िए आप, देखिए Zn है Cu है, तो क्या लिखेंगे Zn प्लस और Cu 2 प्लस यहाँ तीर के निशान। अब आपके मन में और प्रश्न, सर ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, तो ई जो है नीचे ऊपर कट गया। आपको तो ये मालूम होगा, मैथ में पढ़े होंगे। अब क्या बचा Zn 2 प्लस और उसके बाद बचा Cu, तो ई जो जोड़ के बीजगणितीय मान आया इसी मान को हम लोग कहेंगे विद्युत रासायनिक सेल का विद्युतवाहक बल। आपको समझ में आया? फिर से हम एक बार समझाते हैं। ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के बीजगणितीय योगफल के मान को ही हम लोग कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल का विद्युतवाहक बल। ये ऑक्सीकरण विभव कहाँ से आया था, तो ई जो है विद्युत रासायनिक सेल में से आया था। ई छड़ पर के जो है ऑक्सीकरण विभव ई है और इस वाले छड़ पर के अवकरण विभव ई है। बात आपको समझ में आई?
केमिस्ट्री रटिए नहीं, समझिए, जीवन भर आप जो है किसी को सिखा सकते हैं और जीवन भर आपका जो है काम आएगा। चलिए आगे लिखल है खुला सेल का विद्युत वाहक बल। अब आपसे एगो कोई प्रश्न पूछ दिया कि खुला सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो हम अभी बताए हैं एकरा से इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है, एनोड से कैथोड, इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है कैथोड की ओर, एन से जो है विद्युत धारा निकल के आता है एनोड की ओर। लेकिन जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, फिर से सुन लीजिए, जब किसी विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, मतलब हम लोग लाइन देवे नहीं किए हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव का जो अंतर होगा उसे ही हम लोग कहेंगे खुला सेल का विद्युत वाहक बल। आप समझें? अरे फिर से समझिए, हम जो है ई लाइन वाला सिस्टम में जो है एकरा में से हटा दिए, ठीक है। लाइन वाला सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि हम जाए तारे हटा दिए, अब लाइन एकरा में हम देवे नहीं करेंगे, ठीक है, तो लाइन हम एकरा में नहीं दिए। तो इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो ई वाला क्षण यानी कि एनोड और कैथोड के बीच में जो विभव होगा, इस विभव के अंतर को ही हम लोग कहेंगे खुला सेल का विद्युत वाहक बल। हमें आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट लिखल है इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह। आखिर हम आपको पढ़ाए थे वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य में जो था हम ही आपको बताए थे कि सर एनोड जो होता है प्लस होता है और कैथोड जो होता है माइनस होता है। तो सर यहाँ पे आप उल्टा काहे बताएं? यहाँ पे आप बता रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल में कि माइनस होता है और कैथोड जो है प्लस होता है, ऐसे काहे सर? तो आइए हम आपको बताते हैं। वैद्युत अपघट्य में और इसमें जो है का अंतर है। तब इलेक्ट्रोड विभव चिन्ह का निर्धारण कब किया गया? तो 1953 में स्टॉकहोम नामक एगो जगह है, जब वहाँ पे कन्वेंशन हुआ तो वहाँ पे कहा गया कि जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीकरण होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, उसका हम लोग नाम देंगे एनोड, और एनोड को जो है हम लोग माइनस के चिन्ह से जो है दर्शाएंगे। आज जिस इलेक्ट्रोड पे जो है का होगा तो अवकरण होगा, उसको हम लोग नाम देंगे कैथोड, और कैथोड को जो है हम लोग प्लस के चिन्ह से दर्शाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है? बात हम ये कहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह का निर्धारण कैसे हुआ। तो 1953 में स्टॉकहोम में कन्वेंशन किया गया, जिसमें बताया गया कि जिस इलेक्ट्रोड पे जो है ऑक्सीकरण होगा, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ऑक्सीकरण हुआ है, उसका नाम एनोड रखेंगे, आयकर चिन्ह जो है माइनस में होगा। आज जिस पे अवकरण होगा उसका नाम कैथोड रखेंगे और उसका चिन्ह जो है प्लस में होगा। हमें आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमने लिखा है डेनियल सेल का निरूपण। डेनियल सेल के बारे में भी जो है हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी से पहले आपने विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा है, तो उसमें हमने आपको बता रखा है। अभी डेनियल सेल के बारे में जो है निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, मतलब डेनियल सेल को हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए ये जो है एगो वैद्युत रासायनिक सेल है, जिसमें ये सब ZnSO4 CuSO4 जो है वैद्युत अपघट्य के विलयन है। तो डेनियल सेल में क्या लिखते हैं? तो पहले Zn को लिखेंगे, काहे लिखेंगे? Zn एकरा में क्षर था, एकर जो है कौन Zn को जो है एक विलयन लवण में का किया गया है तो घुसा दिया गया है। तो इन दोनों को इलेक्ट्रोड और लवण यानी कि विलयन के बीच में अंतर को दर्शाने के लिए वो खरा लाइन दिया गया है, इस प्रकार से लिख दिए। AQ कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम दो गो लाइन दिए हैं, काहे कि अब एकरा बाद जो है दूसर का विलयन है, काची के विलयन है CuSO4,
तो CuSO4 लिखे हैं, ये भी लिक्विड के फॉर्म में है और इसमें भी जो है हम लोग एगो छड़ डाले हैं जो काची के है Cu के। तो डेनियल सेल का निरूपण जो है हम लोग इस प्रकार से करते हैं। आप जब हमारे नोट्स को लेंगे, केमिस्ट्री के नोट्स को, एक एक टॉपिक के बारे में बारीकी से लिखा गया है, ठीक है। तो उस बारीकी के जब बारीकी से आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री को, आपको लगेगा कि अरे तरह के इसमें तो और भी बहुत कुछ है जो सर बताए नहीं हैं। हम क्यों नहीं बताएं? तो हम चाहते हैं कि आप जो है इस टॉपिक को जब हम मौखिक रूप से समझा दें तो आप वहां पे जाएंगे और जब लिखित रूप में पढ़ेंगे आपको दिमाग में एकदम जो है अटैक करेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए अब जो है आगे चलते हैं। आगे जो है हमने एक टॉपिक लिखा है कि किसी भी सेल की अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखेंगे। ये जो है आपके परीक्षा में मान के चलिए एगो अभिक्रिया दे दिया गया है और इस अभिक्रिया को कह रहा है लिखने के लिए। चलिए केमिस्ट्री के नियम से नहीं, हम अपन नियम से आपको लिखने के लिए सिखाते हैं। देखिए इसका अभिक्रिया लिखेला कहेगा तो पहले Na वाला के लिखते हैं, Na वाला में Cu के लिखिए। Cu के कैसे लिखेंगे? तो Cu लिख दीजिए और यहाँ पे जो है Cu का किया है तो Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन के जो है का किया है तो त्याग किया है। तो हमने के ऐसे लिखेंगे Cu2+ और उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग किया है। देखिए एगो जो है पीछे भी हम लिखे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब लेफ्ट साइड वाला रहता है तो लेफ्ट साइड वाला को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर भी ऐसे लिखा, Cu लिखा और Cu जो है अपन 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग कर रहा है। फिर अब बच गया AgNO3 और Ag। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आप लिख दीजिए का तो Ag लिखेंगे, Ag और Ag भी जो है अपन 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग कर रहा है। तो Ag पे जो है +1 चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 लिए, ठीक है। तो अब जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग किया तो E जो है का अब बन गया तो Ag बना और 2 Ag बना, ठीक है। काहे कि यहाँ पे भी 2 था तो E जब हो गया अब इसको जो है हम लोग एगो बड़का लाइन दे देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन गए तेल लेवे, बचे का तो देखिए Cu + 2Ag, Cu + 2Ag और फिर जो है तीर के निशान, फिर जो है Cu2+ और फिर उसके बाद जो है 2Ag बचा। इस ऐसे ही जो है आपको सेल की अभिक्रिया लिखेला है। बात आपको समझ में आ गई? ऐसे ही आप हमारे नोट्स में जाएंगे तो एगो इसी पे जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका सॉल्यूशन आप करके जो है हमें बताएंगे। कैसे जो है नोट्स को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा SGS क्लासेस का। SGS क्लासेस प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री का कोर्स जो है 101 रुपये का है। 101 रुपये में हम आपको क्या देते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन और आपकी परीक्षाओं तक जो है हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। 101 रुपये में, ये आप समझ गए। तो हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। पूछता है कि ये नरनस्ट समीकरण क्या है। नरनस्ट समीकरण को हम लोग जो है इंपॉर्टेंट में भी रखते हैं, काहे कि ये जो है पूछ देगा आपसे। नरनस्ट समीकरण आए तो आपको जो है कुछ ख्याल रखने हैं बातें। ये जो है उसका समीकरण है तो क्या डायरेक्टली आप जो है नरनस्ट समीकरण को लिख देंगे? नहीं, लिखेंगे नरनस्ट समीकरण और उसमें डैश दे के लिखेंगे नरनस्ट समीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव, आयनों की सांद्रता और उसमें घुले मोलों की संख्या के बारे में एक संबंध को स्थापित करता है जो निम्नलिखित है। E = E0 - 2.303 RT बटा में NF log 10 1 में Mn+। अब आपके मन में आया प्रश्न, सर E0 का है, E0 को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। R जो है एगो गैस नियतांक है, T जो है परम ताप है मतलब कि टेम्परेचर का मान, N जो है मोलों की संख्या है, F जो है फैराडे नियतांक है और Mn+ जो है का है तो Mn+ धातु आयनों की सांद्रता है,
ठीक है, धातु आयनों की सांद्रता, ये सब जो है आपको नोट्स में जो है करके लिखल गई है। अब जो है डेनियल सेल के लिए नरनस्ट समीकरण क्या होता है, तो डेनियल सेल के लिए नरनस्ट समीकरण होता है का से विद्युत रासायनिक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.591 बटा में 2 और लॉग Zn2 प्लस बटा में Cu2 प्लस। अब आप कहेंगे सर Zn और Cu काहे लिखें आप, तो जो वैद्युत अपघट्य का विलयन हमने लिया था वो ZnSO4 था और CuSO4, अगर विलयन चेंज होगा तो ये सब भी चेंज होंगे। हमें आशा है कि आपको जो है ये समझ में आया होगा आज का क्लास, और चैप्टर 3 जो है केमिस्ट्री का खत्म होने के कगार पे है। हो सकता है इसका एक और क्लास आए, उसके बाद चैप्टर 3 जो है खत्म हो जाएगा, हम लोग चैप्टर 4 की ओर जो है अग्रसर होंगे, यानी कि आगे पढ़ेंगे। हमें आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अपने दोस्तों में शेयर करें। बाकी इस वीडियो को आप देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।